नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। रामनवमी के दिन दुर्ग में 6 वर्षीय मासूम के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। मासूम की मां और पिता दोनों ने उसके चाचा को बेकसूर बताया है। लड़की की मां ने तो यहां तक कहा कि आरोपी चाचा सोमेश उस बच्ची की देखभाल अपनी खुद की बच्ची की तरह करता था। हमको मेरी बच्ची का न्याय चाहिए। मेरे को जो आरोपी है उसको मेरे को फांसी चढ़ाना है। नहीं, वो नहीं है। वो जिसके गाड़ी में मेरे को जो मिला है बादल मिश्राम, और उसका जीजा क्या नाम है? अनुराग मेश्राम, बादल मेश्राम। मेरे को पूरे बच्चे लोग को वही संभालता न्याय है। चाहिए। मेरे को कोई पैसा नहीं चाहिए। सीबीआई का जांच मतलब पूरे लोगों का होना चाहिए। कोई भी हो उसको फांसी चाहिए। अब जिसका कार में पकड़ा है, कार भी यहाँ नहीं था, अचानक भयानक कार भी आ गया। अब कार नहीं पता कहीं था क्या था, बहुत गंदा था कार। अब एसी चालू था, मेरे बच्चे का पूरा शरीर पूरा ठंड से अकड़ा था पूरा। अगर इतना गर्मी, कौन सा बारिश वारिश तो नहीं है, और कार के अंदर में भी अगर बंद भी रहेगा कार गर्मी रहेगी। एसी चालू था, अब बिना ठंड बिना से अकड़ नहीं सकता बॉडी। बहरहाल आरोपी चाचा पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस का दावा है कि उसने जांच के बाद कार्रवाई की है। जाहिर है आरोपों को साबित करना पुलिस का काम है, लेकिन इस जघन्य हत्याकांड में मां और पिता के बयान के बाद एक बुनियादी सवाल सामने आ गया है कि क्या, जैसा कि बच्ची के माँ बाप कह रहे हैं, क्या वाकई उसका चाचा सोमेश निर्दोष है? अगर चाचा निर्दोष है तो फिर असली अपराधी कौन है? एक बड़ा सवाल यह भी है कि सोमेश अपराध करने के बाद कहीं भागा क्यों नहीं? और सबसे बड़ा सवाल तो सबके मन में है कि पुलिस जो दावा कर रही है, क्या वो दावे अदालत के भीतर टिक पाएंगे? खैर, परिस्थिति जन्य सबूत और गवाहों के जरिए अपनी थ्योरी को कोर्ट में साबित करना भी पुलिस की ही जिम्मेदारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर यह मान भी लिया जाए कि मृत बालिका का चाचा ही असली आरोपी है और उसको सजा भी हो जाती है, तब भी क्या इस तरह की घटनाओं पर जरा भी अंकुश लगने की कोई गुंजाइश नजर आती है? 2012 का दिल्ली का निर्भया केस तो पूरे देश के सामने है, जिसमें 16 दिसंबर की रात 6 दरिंदों ने एक 22 वर्षीय युवती के साथ वहशीपन की हदें पार कर दी थी और एक लंबे समय तक एक जिंदगी से संघर्ष करने के बाद आखिरकार पीड़िता ने दम तोड़ दिया था। मामले में शामिल 4 आरोपियों को फांसी हुई, एक नाबालिग को 3 साल सुधार गृह में गुजारने की सजा सुनाई गई और 6वें आरोपी ने सुनवाई के दौरान जेल में ही आत्महत्या कर ली। लेकिन इसके बाद भी देश और प्रदेश में ऐसी घटनाओं में कहीं कोई कमी नहीं आई। 2019 में हैदराबाद में भी एक वेटनरी डॉक्टर की पाशविक तरीके से रेप और हत्या हुई। देश भर में प्रदर्शन हुए और मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। हालांकि पुलिस का दावा है कि क्राइम सीन रिक्रिएट करते समय 2 आरोपियों ने पुलिस के हथियार छीनकर भागने की कोशिश की और फिर पुलिस की जवाबी फायरिंग में चारों आरोपी मारे गए। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई की तारीफ के साथ निंदा भी की गई। कई लोगों ने इस तरह के इंस्टेंट जस्टिस को कानून और संविधान के खिलाफ बताया। छत्तीसगढ़ की बात करें तो भिलाई के रुआ बांधा इलाके में एक बुजुर्ग दंपत्ति ने तांत्रिक क्रिया करते हुए अपने पड़ोसी के मात्र 2 साल के बेटे की बलि दे दी थी। इस मामले के दोनों आरोपियों को फांसी की सजा भी सुनाई गई थी। दुर्ग में हुए इस हालिया जघन्य हत्या से ठीक 1 महीने पहले यानी 8 मार्च 2025 को जशपुर में एक चाचा ने अपनी 3 साल की भतीजी की गला रेतकर हत्या कर दी थी। इस मामले में बच्चों की बलि चढ़ा देने का शोर मचा, लेकिन पुलिस ने इसे आपसी रंजिश का मामला बताकर चाचा को गिरफ्तार कर लिया और मामला न्यायालय में लंबित है। इन सारे मामलों को याद दिलाते हुए हम आपको यह बताना चाहते हैं कि फांसी और उम्र कैद या अपराधियों के लिए इंस्टेंट जस्टिस, जैसा कि हैदराबाद रेप कांड में हुआ था जिसमें आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया गया था, उनसे इस तरह के मामलों पर अंकुश लगा पाना संभव नहीं है। अपराधियों के मन में कोई भी दहशत हुई ऐसा नहीं लगता। ब्लाइंडिंग रेज, बैड टेम्पर, ऑस्टराइज्ड एंटी सोशल पर्सनालिटी, कंडक्ट डिसऑर्डर, क्रिमिनल माइंड इम्पल्सिवनेस, अग्रेशन, ADHD, लर्निंग डिसऑर्डर, abusive parenting, mental instability, impact of social media, moral value degradation, no guilt, self-centered, disconnected society, nuclear families, unemployment, frustration, porn, troubled childhood। मनोचिकित्सा विज्ञान के यह शब्द सुनने और पढ़ने में थोड़े भारी हैं, लेकिन समाज को इस तरह के भयावह खतरों से बचाने के लिए इन भारी भरकम शब्दों के मायने समझना और अमल में लाना भी शायद परिस्थितियों में बदलाव लाने का एक रास्ता हो सकता है। ये लोग जो ऐसा क्राइम कमिट करते हैं
इन लोगों के मन में कोई ग्लानि नहीं होती जब ऐसा कर रहे होते हैं। ये सोच नहीं पाते हैं कि ऐसे करने से क्या होगा, इस एक्शन का क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। ये बुद्धि इनकी भ्रष्ट होती है उस समय। ज़्यादातर ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी, अगर व्यक्तित्व हम देखते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं एंटी सोशल पर्सनैलिटी। मतलब ये लोग समाज के साथ रहना नहीं जानते हैं, समाज के क्या नियम है, क्या कानून है, हमने अपने आप को कैसे व्यवहार रखना है, ये इनका व्यवहार सही नहीं हो पाता है। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि ऐसे जो क्राइम्स होते हैं ज़्यादातर नशे के सेवन के बाद बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब इंसान नशा करता है तो उसकी सुध बुद्धि पूरी कम हो जाती है। पर ज़्यादातर एंटी सोशल पर्सनैलिटी माने कंडक्ट डिसऑर्डर अगर बचपन में होता है, ये लोग आगे जाके ऐसे क्राइम्स करते हैं। इनके ज़्यादातर केसेस में इनका पास्ट क्राइम की भी हिस्ट्री होती है। और दुख की बात ये होती है कि घर में जब इनका लालन पोषण होता है तो ज़्यादातर इनकी गलतियों को ढक दिया जाता है। एक माँ जब देखती है कि एक बच्चा झूठ बोल रहा है, बचपन से ही चोरी कर रहा है, उसमें ये टेंडेंसी है, तो शुरू में वो उसको डांटना, उसको समझाना नहीं करती है, ये सोच के कि हमारे घर की इज़्ज़त कम हो जाएगी। तो ऐसे कंडक्ट डिसऑर्डर वाले बच्चे धीरे धीरे और ऐसे दूसरे बच्चों के साथ गैंगअप हो जाते हैं, और जब बड़े होते हैं तो और बड़े क्राइम्स करने लगते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि इनको अर्ली एज में हम आइडेंटिफाई करें। आप देखेंगे टीचर भी बोलेगी क्लासरूम में ऐसे 1-2 बच्चे हैं जो बहुत ही गलत व्यवहार कर रहे हैं और उनको बार बार पनिशमेंट दिया जा रहा है, पर उनको कोई अफसोस नहीं होता है, और धीरे धीरे ये स्कूल ड्रॉप आउट भी हो जाते हैं और ये ऐसे दूसरे बच्चों के साथ नशा करने लगते हैं। तो अर्ली एज में ऐसे बच्चों को, कंडक्ट प्रॉब्लम वाले बच्चों को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। पर यह भी देखा गया है कि कुछ लोग पैदाइशी तौर में क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, इनके जीन्स में ही क्राइम रहता है। तो अगर इनमें जेनेटिक टेंडेंसी है इस गलत करने की, इन लोगों को अपने इम्पल्सेस को, अपने एग्रेशन को, माने गुस्से को कंट्रोल करने की आदत नहीं होती है, तुनक मिजाजी होते हैं, जो मन में आया तुरंत कर दिया। तो ऐसी इम्पल्सिविटी और एग्रेशन क्राइम को बहुत बढ़ाता है। पर अफसोस की बात यह है कि हम लोग इनको, समाज की भी ड्यूटी है, परिवार की भी ड्यूटी है कि ऐसे लोगों को हम जल्दी आइडेंटिफाई करें। एक मनोरोग विशेषज्ञ के नाते मैं ये भी बताऊंगी कि जिन बच्चों को बचपन में ADHD या कंडक्ट डिसऑर्डर होता है या लर्निंग डिसेबिलिटी, माने ये लोग पढ़ाई लिखाई में शुरू से ही कमज़ोर होते हैं, ये घर में इनको व्यवहार अच्छा नहीं मिला होता है। जैसे अगर हम देखते हैं घर में पिताजी नशा करके माँ को पीट रहे हैं, ऐसे गलत माहौल में जब जो लोग पलते हैं वो क्राइम को बहुत कम एज में ही देख रहे होते हैं। तो उस माहौल से भी हम लोग देखते हैं असर पड़ता है मानसिकता पे। आप देखते होंगे कुछ ऐसी बस्तियाँ होंगी जहाँ पे बहुत नशा हो रहा है, बहुत क्राइम हो रहा है, और बच्चा अगर वो माहौल देख रहा होता है तो उसको लगता है ये कोई गलत चीज़ नहीं है, कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ मैं। उसकी लर्निंग, सही मॉरल वैल्यूज़ देना, उनको सही टाइम पे उनको सही शिक्षा देना, संस्कार देना, ये बहुत चैलेंज हो जाता है। सोशल मीडिया का भी हम लोग देख रहे हैं बहुत असर हो रहा है। ये जो क्राइम पेट्रोल वगैरह देखते हैं लोग, ऐसे सीरियल्स टीवी में आ रहे हैं, उनको देखते हैं, तो जो क्रिमिनल माइंडेड होते हैं वो और भी आइडियाज़ लेते हैं ऐसे क्राइम देख के। एक और हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या जो सरकार के लिए है और समाज के लिए है, वो है बढ़ता हुआ नशे का सेवन। हर गली में शराब की दुकान खुल रही है। चाहे सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश ज़रूर दिया कि हाईवे पे शराब नहीं बिकनी चाहिए, स्कूल्स के पास नशे की दुकान नहीं होनी चाहिए, पर ऐसे नशीले पदार्थ हर जगह आज मिल रहे हैं और ये भी क्राइम को बढ़ाते हैं। क्योंकि कोई अगर बच्चा गांजा का सेवन कर रहा है या शराब का सेवन कर रहा है तो वो एक राम से रावण बन जाता है, उसकी मानसिकता बिल्कुल बदल जाती है। उसको समझ ही नहीं रहता है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो इस एक्शन का क्या दुष्प्रभाव हो सकता है, वो दूसरों के लिए फील ही नहीं कर पाता है। तो मेरे ख्याल से 2 लेवल्स पे हमें इंटरवीन करना बहुत ज़रूरी है कि जो कंडक्ट प्रॉब्लम्स हैं बच्चों में, अर्ली एज में इनको आइडेंटिफाई किया जाए, इनकी ट्रेनिंग होना, इनको सही स्कूल्स में भेजना जहां इनको संस्कार दिए जा सकें। और जो अडल्ट्स हैं जो नशा कर रहे हैं, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले से ही है, ये पुलिस की भी ड्यूटी है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें और हम टाइमली इनको मेन समाज से अलग रखें कि ऐसे हादसे ना हो जो आज हम देख रहे हैं। समाज में एक मॉरल वैल्यू डिग्रेडेशन तो हुआ है। आज कोई क्राइम करता है, कोई किसी की परवाह नहीं कर रहा है, हाँ ऐसे ही हो सकता है,
हो गया तो हो गया, ऐसे तो होता ही है समाज में, कुछ लोग बोलते हुए मिलते हैं, ये भी एक बहुत गलत बात है। मेरा कहना है कि देखिए, जैसे अगर एक छोटा बच्चा पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है, उसको अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है या लर्निंग डिसेबिलिटी है, ऐसे बच्चे ज़्यादातर स्कूल में इनकी बहुत डांट फटकार होती है, ये मेन समाज से हटने लगते हैं, ये कमज़ोर होते हैं। इनका इंटरवेंशन हम लोग पेरेंट्स को शुरू से बोलते हैं कि ऐसे बच्चे नशे की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि बाकी बच्चे उनको ठीक नज़रिए से नहीं देखते, उनका मजाक उड़ाते हैं, या टीचर भी उनसे खुश नहीं रहती है, क्लास में उनको अलग रख देती है कि ये बच्चा पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है, उसको डांट दो, फटकार दो तो ये शायद पढ़ लेगा। नहीं, ऐसे बच्चे को अलग से केयर, अलग से टीचिंग अर्ली मिलनी पड़ती है। तो अगर जल्दी साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट उसके इस डिसऑर्डर को ट्रीट कर देते हैं तो शायद ये बच्चे आगे जाके इतना नशे का सेवन नहीं करेंगे या एंटी सोशल नहीं होंगे। पर किसी को कंडक्ट डिसऑर्डर है, किसी को झूठ बोलना, चोरी करना बचपन की आदत है, तो ये बचपन में ही टीचर और माँ बाप की ड्यूटी है कि आप साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट को पहले ही दिखाएं ऐसे बच्चों को। तो ये लेवल हम प्रिवेंशन का ज़रूर कर सकते हैं। बट क्रिमिनल माइंडेडनेस को किसी के जीन्स में ही है, जीन्स में ही माने उसकी मानसिकता ही अलग है, उसका ब्रेन ही अलग वायर्ड है। इन लोगों में गिल्ट, ग्लानी बहुत कम महसूस होती है, तो ये छोटे टाइम में छोटा क्राइम करेंगे, बड़े होते होते बड़े क्राइम करने लग जाते हैं। तो इनका इंटरवेंशन बहुत अर्ली होना बहुत ज़रूरी है। ये डॉक्टर्स के लिए भी बहुत चैलेंजिंग होता है। ऐसी कोई दवाई नहीं है कि उनका क्रिमिनल माइंडेडनेस आप तुरंत बदल सको। इनके बिहेवियर में बार बार काम करना पड़ता है, सही गलत सिखाना पड़ता है कि आप गलत करोगे तो आज का ये कॉन्सिक्वेंस होगा, आपको पनिशमेंट इस प्रकार की मिलेगी, तब उनको कॉन्सिक्वेंसेस सिखाया जा सकता है। ये बहुत चैलेंजिंग काम है, इतना आसान नहीं है। बट येस, आइडेंटिफाई अर्ली मेंटल डिसऑर्डर्स, जिनको एडिक्शन की टेंडेंसी है, जिनको कंडक्ट डिसऑर्डर की टेंडेंसी है, उनका एग्रेशन ज़्यादा है, इम्पल्सिविटी ज़्यादा है, इनको हम लोग दवाई देने से कुछ हद तक कंट्रोल ज़रूर कर लेते हैं। जैसे आप देखते हो, अगर कुछ बीमारियां हैं, मनोरोग, उनमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है नशा करने के बाद, मनोरोग भी तेज़ी से बढ़ जाता है और उस हालत में भी क्राइम बढ़ता है। तो उसको अगर हम ट्रीटमेंट टाइमली करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें अच्छा मिल सकता है, क्राइम कंट्रोल किया जा सकता है। मेरे को लगता है आज हमारे समाज में कनेक्टेडनेस नहीं रहा है। हम लोग भी एक सेल्फ सेंटर्ड समाज होते जा रहे हैं। हम पड़ोस में क्या हो रहा है हम लोग कोई परवाह नहीं करते, हमारे बाजू वाले घर में कौन है, कहाँ रह रहा है, क्या हो रहा है, उसकी भी हम परवाह नहीं कर रहे हैं। ये जो डिसकनेक्टेड सोसाइटी हो गई है, इससे हम लोग का इंटरवेंशन नहीं हो पा रहा है टाइमली। हम सबको सतर्क रहना है, एक फैमिली को भी कनेक्टेड रहना है। फैमिली भी आप देखो अब न्यूक्लियर, सब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। पिता को पता ही नहीं होता है, सुबह से शाम वो रोजी रोटी में ही बिजी है। आजकल एक माँ को भी घर से निकलना पड़ रहा है रोजी रोटी कमाने के लिए, इतनी महंगाई हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास नौकरियाँ नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड यूथ है। तो ये जो यूथ जो अनएम्प्लॉयड है, फ्रस्ट्रेटेड है, उसको कोई कनेक्टेडनेस नहीं मिल रहा है अपने परिवार से, समाज से, तो उसमें इंटरवीन करना बहुत चैलेंज हो गया है। तो हमें वापस अपने संस्कारों पे जाना है, जहाँ हम कनेक्टेड रहते थे, परवाह करते थे। तो हर लेवल पे आइडेंटिफाई होना है कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। अब देखा, ये महंगाई के कारण में अगर माँ बाप दोनों सुबह से शाम चले गए, उस बच्चे को कौन पालन पोषण देख रहा है? वो टीवी देख रहा है, मोबाइल में गलत चीज़ें देख रहा है। तो मीडिया में, मोबाइल में कितनी गलत टाइप की पोर्नोग्राफी इतना देख रहे हो, सेक्स को लेके इतने गंदे गंदे आप चैनल्स के थ्रू देख सकते हैं पोर्नोग्राफी। इस सब का गलत इम्पैक्ट होता है बच्चों की मानसिकता पे। तो ये भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, ये एक, मैं कहती हूँ उसको सुलझाने का एक आंसर नहीं, इसको हर लेवल, बहुत अलग अलग लेवल पे अपने को काम करना है। सरकारी स्तर पे मैं तो कहूँगी सबसे पहले नशे की अवेलेबिलिटी को कम करिए। नशा बहुत आसानी से बच्चों को मिल रहा है, यंगस्टर्स को मिल रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करना है। देखिए, अगर यूथ आपका एम्प्लॉयड नहीं है, वो गलत राह पकड़ने की उसमें ज़्यादा रिस्क है। बच्चों को सही मायने में जो यूथ है वो अच्छे कामों में एंगेज रहे तो वो गलत राह कम पकड़ेगा। पर हाँ, जिनको टेंडेंसी है क्राइम की तरफ, वो आइडेंटिफाइज जल्दी होना, उसका इंटरवेंशन जल्दी होना, ये एक, इसमें सरकार क्या कर सकती है? इसमें डॉक्टर्स का ज़्यादा रोल है, इसमें मदर फादर का ज़्यादा रोल है, टीचर का ज़्यादा रोल है। स्कूलों में अर्ली एज में आइडेंटिफाई ऐसे बच्चे हो जाएं, जो मैंने पहले भी कहा था, तो कुछ हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। दुनिया भर में कैपिटल पनिशमेंट अर्थात फांसी देने, इलेक्ट्रिक चेयर के इस्तेमाल, गोली मारने और जहर देकर मारने जैसे तरीकों की भी मुखालफत होती रही है।
भारत में भी ऐसे फांसी की सजा रेयरेस्ट का रेयर मामलों में ही दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद महिलाओं और बच्चों के साथ अमानवीय और बर्बर अपराधों की खबरें लगातार आती रहती हैं और सच कहा जाए तो ऐसी घटनाओं में बढ़ोतरी ही हुई है। तो मेरा मानना है कि पूरे सिस्टम पे काम करने की जरूरत है। हमारी सोसाइटी, हमें लगता है कि हम जब बात करते हैं ना कि वो आदमी दरिंदा था, वो आदमी जानवर था, जानवरों की तरह बिहेव किया, मतलब हम अभी भी मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं कि जो इंसान है, हम आदमी हैं, हम जो मानव समाज है हमारा, इसमें प्रॉब्लम है। हम अभी भी इस लाइन को बोल करके सारी चीज जानवरों पे डाल देते हैं कि जानवर ऐसा करते हैं, इंसान ऐसा नहीं करता, मतलब सोसाइटी ऐसा नहीं कर सकती। हमारी सोसाइटी सब अच्छा चल रहा है। प्रॉब्लम सोसाइटी का भी है। वो सोसाइटी है पेट्रियार्कल सोसाइटी, पितृसत्तात्मक समाज। और इस पर मुझे नहीं, जब बात होती है, जब इस तरह घटनाक्रम होते हैं तो, और बीच में कुछ और, जैसे जब कहीं मेल वाले केसेस आते हैं तो उसमें ये भी फैलाना शुरू कर दिया जाता है कि फर्जी फेक केसेस होते हैं। तो उस फर्जी फेक केसेस में इस तरह की घटनाक्रम को ऐसा भुला दिया जाता है और सारी चीजें भूल जाती है। अब इसी में हर व्यक्ति तो चाहता है कि न्याय मिले, लेकिन न्याय मिलने के बाद जब उनसे 1 to 1 बात करने जाते हैं हम, तो समझ में आता है कि वो किस तरीके की सोच रखते हैं। वो पूरा कंट्रोल चाहते हैं। लड़कियों के साथ ये घटनाएं होती क्यों हैं? या तो बदला लेने के लिए, परिवार के बीच में कोई घटनाक्रम हुआ होगा, उनमें बदला लेने के लिए, या लड़की से कोई घटनाक्रम है, या लड़की ने किसी से एक तरफा प्यार में मना कर दिया होगा, तो इस तरीके की घटनाओं में ये सारी चीजें होती हैं। एटीट्यूड हमारा पूरा जो सोसाइटी का है, वो पूरे सोसाइटी के एटीट्यूड का प्रॉब्लम है मुझे लगता है। और उस सोसाइटी के एटीट्यूड पर मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ कानून आ जाने से कानून केस जो है ख़त्म नहीं हो जाएंगे, ना कम हो जाएंगे, बल्कि इसमें ये पूरा सोसाइटी को मिलकर के सामूहिकता से, जो एनजीओज इसमें काम कर रहे हैं, सरकार, बार बार हम बोलते हैं सरकार की बात इसलिए मैं करूँगी कि एक बड़ी जवाबदेही जो है वो सरकार के प्रति होती है। सरकार को चाहिए कि वो जो इस तरह के एनजीओज काम कर रहे हैं, जो इस तरह के लोग व्यक्तिगत तौर पे जो काम कर रहे हैं लोग हैं, इनको शामिल करें, शामिल करके जाने कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। और बहुत सारी रिसर्च अवेलेबल है, ऑनलाइन भी है, चीज़ें भी हैं, खूब रिसर्च हुआ है, लेकिन उसके बावजूद उस रिसर्च पे काम नहीं हुआ है। वो रिसर्च का जो प्रॉब्लम निकल के आया है कि किस कारण से रेपिस्ट ने रेप किया, उस कारणों पे कोई काम नहीं हुआ। हमारी सोसाइटी बचपन से लड़की पैदा होती, लड़का पैदा होता है, दोनों का परवरिश का डिफरेंसेस वहीं से शुरू कर दिया जाता है। लड़की को कैसे कंट्रोल करना है और लड़के को कैसे पेट्रियार्कल सोसाइटी का एक माचो मैन बनाना है। लड़कों को हम माचो मैन बनाने पर लगे हैं और लड़कियों को हम कंट्रोल करने पर लगे हैं। पिछले कुछ सालों में हमने हर तरह की हिंसा को लगातार महिमा मंडित करने का काम किया है। कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी समाज के नाम पर, कभी लैंगिकता के नाम पर। हमने जाने अनजाने एक ऐसा समाज बनाना शुरू कर दिया है जहां हिंसा एक अनिवार्य सामाजिक बुराई की तरह पेश की जाने लगी है। ऊपर से बाजार ने चीज़ों को जिस तरह गढ़ना शुरू किया है, वहां उपभोग जीवन का सबसे परम लक्ष्य बन चुका है। मानवीय गरिमा और मूल्य से वंचित समाज अंततः दुर्ग जैसी घटनाओं को ही जन्म देगा। दुर्ग असल में हमारा विकृत चेहरा है जिस पर हम विस्तार से बात नहीं करना चाहते। ज़रूरी बात में फिर होगी बात। नमस्कार।